नमस्कार, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट ऑर्डर की खबरें अब विस्तार से। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक हलफनामे में एआरजी आउटलेटर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और रिपब्लिक टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी द्वारा उनके खिलाफ किए गए दुर्भावना और पूर्वाग्रह के आरोपों को खारिज कर दिया है। सिंह ने कहा है कि टीआरपी घोटाला मामले में उनके द्वारा आयोजित प्रेस ब्रीफिंग कानून के दायरे में सख्ती से हुई थी। उन्होंने दावा किया कि पुलिस संवेदनशील मामलों में स्थापित प्रक्रिया और अभ्यास के अनुसार आवधिक ब्रीफिंग रखती है और जांच के दौरान एकत्र किए गए गुप्त और गोपनीय सामग्री को विभाजित किए बिना करती है। ये सही और उचित था कि इसका खुलासा करने के लिए उचित जानकारी प्रदान कर रही थी। एआरजी आउटलेयर मीडिया और न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में आरोप लगाया कि टीआरपी घोटाले में एफआईआर दर्ज होने के ठीक बाद सिंह द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक टीवी और उसके पदाधिकारियों को झूठा फंसाया गया। इस मामले में आरोपी न होने के बावजूद सिंह ने चैनल का नाम लिया था। सिंह ने दावा किया था कि मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी थी जब 8 अक्टूबर को भाग्यवादी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। प्रारंभिक जांच के बाद और बार्क द्वारा प्रस्तुत एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के आधार पर 3 समाचार चैनलों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए थे, जिनमें शामिल है रिपब्लिक टीवी, फेक मराठी और बॉक्स सिनेमा। ये दर्शाता है कि वो मुंबई में धोखाधड़ी और रिश्वत देने वाले परिवारों में शामिल थे ताकि उनकी रेटिंग बढ़ सके। उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि गंगा नदी का पानी पीने लायक नहीं है। वर्ष 2006 में उच्च न्यायालय द्वारा नदी की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए मुकदमा दायर किया गया था। अधिवक्ता तृप्ति वर्मा द्वारा एक हस्तक्षेप दायर किए जाने के बाद ये मामला सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि गंगा और यमुना नदियों का पानी गंभीर रूप से खराब हो गया है। पिछले हफ्ते जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा, जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने संबंधित अधिकारियों को 28 जनवरी 2021 तक अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को जब इस मामले को उठाया गया तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक जल गुणवत्ता विश्लेषण रिपोर्ट पेश की, जिसमें संकेत दिया गया कि गंगा नदी का पानी पीने के उद्देश्य से सही नहीं है, लेकिन स्नान करने के उद्देश्य के लिए सही है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक व्यक्ति को बलात्कार के लिए दोषी ठहराए जाने के मामले में बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष की गवाही से संदेह पैदा होता है और शारीरिक संबंध की रक्षा संभावित थी। न्यायमूर्ति पुष्पा गनेदीवाला की खंडपीठ एएसजे यवतमाल द्वारा विशेष पॉक्सो केस संख्या 35/2016 मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) और 451 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराए जाने और अपराध के लिए 10 साल के लिए कठोर कारावास की सजा देने के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। लड़की का पहला सूचना विवरण इस प्रकार था। रात के 9:30 बजे का समय था। प्रासंगिक समय में मैं अपने घर पर एक खाट पर लेटी हुई थी। मेरा छोटा भाई जमीन पर सो रहा था। मेरी माँ को घर से बाहर जाना स्वाभाविक था। उस समय मेरे घर में शराब पीकर आरोपी सूरज आया था। उसने मेरे मुंह पर तमाचा मारा और चिल्लाने की कोशिश करने पर मेरा मुंह दबा दिया। इसके बाद उसने अपने कपड़े निकाल दिए और मेरे भी कपड़े उतार दिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन की हैदराबाद में 6 दिसंबर 2019 को पशु चिकित्सक से बलात्कार करने के 4 अभियुक्तों की कथित मुठभेड़ की जांच और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जांच आयोग को 6 महीने का समय और दे दिया है। ये दूसरा अवसर है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयोग को 6 महीने का समय दिया है। इससे पहले जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद में 6 दिसंबर 2019 को 4 अभियुक्तों की कथित मुठभेड़ की जांच की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 6 महीने की अवधि बढ़ाने के लिए प्रार्थना करने वाले जांच आयोग द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दे दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता के परमेश्वर की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी और 6 महीने की और मोहलत दी थी।
क्या किराए का गैर भुगतान इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 की धारा 521 के अर्थ के भीतर एक परिचालन ऋण के रूप में योग्य होगा? सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ दायर अपील में नोटिस जारी किया है। इस मामले में मकान मालिक ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 की धारा 9 के तहत अर्जी दाखिल की, जिसे इस आधार पर फैसला करने वाले प्राधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था कि आईबीसी की धारा 521 के तहत अचल संपत्ति के किराए की प्रकृति में बकाया परिचालन ऋण के रूप में परिभाषित नहीं है। NCLAT ने एम रविंद्रनाथ रेड्डी बनाम जी किशन और अन्य में अपने पहले के फैसले का हवाला देते हुए प्राधिकरण के इस आदेश को सही ठहराया। तो अभी फिलहाल इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।